नमस्ते सभी विद्यार्थियों, आप लोग सभी ऑनलाइन आ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है अभी उसके अंदर हम कूलाम बल के बारे में, कूलाम फोर्स के बारे में बात करेंगे। कूलाम का जो नियम है, कूलाम्स लॉ, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कूलाम फोर्स होता क्या है, आप आराम से बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी पे फोकस करें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पे फोकस करें। ओके, तो सबसे पहले कूलाम बल क्या है और कूलाम नियम क्या है। तो कूलाम बल क्या है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं, या इसे स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। इंग्लिश में देखें, द फोर्स, कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पार्टिकल, ध्यान रखना स्टेशनरी, कौन से, चार्ज पार्टिकल या चार्ज पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो फोर्स क्या कहलाएगा, कूलाम्स फोर्स कहलाएगा। समझ में बात आ गई। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण के बल की तरह ही है। गुरुत्वाकर्षण बल में दो कण थे जिनके द्रव्यमानों के बारे में बात की गई, और यहां पर हमने सिर्फ आवेशों के चार्ज की बात की है बस, और कोई भी फर्क ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम के अनुसार क्या है कि जो दो चार्ज आपने लिए हैं Q1 और Q2, दो चार्ज ले रखे यहां पे Q1 और Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, इसके बीच की क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और ये बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स वो F है, या अकॉर्डिंग, इसको क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स F बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, Q1 और Q2 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं, इज नंबर 1, पहला है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, बहुत चार्जेस, दोनों चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 को दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उस पर लगने वाले फोर्स F के। तो यहां पर पहला आपका पूरा हुआ। दूसरा वाला है दोनों के, मतलब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट चार्जेस। तो यहां पर F आ गया समानुपाती 1/r², और व्युत्क्रमानुपाती बोले तो r², के दोनों इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखे तो F समानुपाती Q1/Q2 r², ये लिख दिया। आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट राइट हैंड साइड वाली जो क्वांटिटीज होती है, राशियां होती है, उनके साथ में कोई गुणा होता है। यहाँ पे क्या गुणा हुआ, K क्या है, कूलाम बल नियतांक है, कांस्टेंट ऑफ कूलाम फोर्स, उसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसका यूनिट कैसे पढ़ा देखना चाहते हो तो K को एक तरफ ले लूं तो K बराबर क्या होगा, F r² Q1 Q2। F का मतलब क्या हो गया, न्यूटन, r² मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 चार्ज इंटू चार्ज स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। इस तरीके से इसका यूनिट निकाला गया है। तो K बराबर क्या है, 1/4πε0, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट और K क्या एक दूसरे के लिए 1/K है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है वो क्या होगा, उल्टा होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द K होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ द K क्या होगा, कूलाम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और अपॉन में होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखें, K की वैल्यू रखेंगे तो K की जगह क्या आ जाएगा, 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू ले रहे थे वो क्या थी, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम बोलते हैं इसको। अब एप्सिलॉन नॉट की यदि आपको वीमा डायमेंशंस निकालनी हो तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस आप आराम से निकाल सकते हो। एप्सिलॉन नॉट की वीमा आप निकालना चाहते हो ना, तो एप्सिलॉन नॉट की वीमा निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दो, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर ये ऊपर चला गया
ठीक है, तो नीचे F नीचे आ जाएगा और 1/4 का तो कुछ होता नहीं है, तो क्या हो गया Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। वैसे 4 भी होगा लेकिन 4 मतलब नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की डायमेंशन लिख लो, एफ आर स्क्वायर की डायमेंशन लिख लो, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा m-1 l-3 t⁴ a⁴ याद करने का तरीका है 1342, माइनस का 13 प्लस का 42, तो m-1 l-3 t⁴ इस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम इसका निकालते हैं, जो हमने कुलाम्स फोर्स का हमने फॉर्मूला निकाला F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसको हम सदिश रूप देना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म देना चाहते हैं। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए क्या करें, हम आर वेक्टर को लेंगे जिसके अंदर हम उसके एकांक सदिश को या यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो किस में आ जाएगा, सदिश रूप में आ जाएगा। तो हमने देखिए एफ वेक्टर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाया है यूनिट वेक्टर से, जिसे आर कैप बोला गया। आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन आर, तो हमने आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन आर रखा, तो क्या आ गया एफ वेक्टर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में है आर सदिश बट्टा आर। ठीक है, तो अब देखो नीचे वाली लाइन में देखेंगे तो एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और पीछे लिखा हुआ है आर वेक्टर। इस तरीके से आपका ये सदिश रूप बन गया है। और यदि आप यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नहीं लिखते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो सकता है एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। इस तरीके से हम कूलम्ब फोर्स के जो फॉर्मूला था उसको सदिश रूप में लिख दिया है। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जिसके अंदर अपन माध्यम में कूलम्ब फोर्स ज्ञात करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि जो कूलम्ब बल हमने पढ़ा था वो हवा या निर्वात में था। हवा या निर्वात में था मतलब F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था। लेकिन अब हम बात करते हैं कि यदि वहाँ हवा या निर्वात की जगह कोई माध्यम आ जाए, कोई मीडियम आ जाए, एयर और वैक्यूम ना हो, वहाँ कोई मीडियम आ जाए, तो हमने कहा लेट अस कंसीडर वो मीडियम जो है वो एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हो, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का हो। तो दोनों चार्ज के बीच में एप्सिलॉन आर का एक मीडियम रख दिया। जैसे ही एप्सिलॉन आर का मीडियम रखेंगे तो फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा, नया फोर्स नया बल एफ एम मीडियम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर आ जाएगा जो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज किया था, और पीछे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर का सेम रहेगा। यहाँ एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है, रिलेटिव परमिटिविटी है। और जब हम एप्सिलॉन आर को कॉमन लेते हैं, 1/एप्सिलॉन आर को कॉमन लिया यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला क्या इससे मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो एफ यहाँ लिख सकते हैं। तो हमने देखा एफ एम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर, एफ की वैल्यू लिख दी, तो एफ एम एफ इंटू 1 एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। यदि एप्सिलॉन आर ऊपर लिखूं तो एफ अपॉन एफ एम नीचे की तरफ चला जाएगा। ये आप उधर फॉर्मूला देख सकते हैं। हमने यहां से ये पता चलता है, स्टार बनाया मतलब बहुत ध्यान दें कि माध्यम में बल के मान में हमेशा कमी होती है। ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ फोर्स रिड्यूस इन मीडियम। और यहां पर हमने ये बात की कि यहां पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, उसको एक और क्या बोल सकते हो, एप्सिलॉन बोल सकते हो खाली, जिसको माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कह सकते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोल सकते हैं। और यहां पर एप्सिलॉन आर देखे तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका मतलब ये दोनों डायमेंशन एक दूसरे की कट जाएगी, तो यहां क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा। तो अब यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली कि माध्यम के अंदर कूलम्ब फोर्स की क्या मान रहता है कि मान कम हो जाता है, दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा वो भी हमने बता दिया। अब माध्यम मीडियम कौन कौन से होंगे, तब एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या क्या होगी वो टेबल के थ्रू आप याद कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिखी है, हवा या निर्वात की 1 के आसपास होती है, कांच की ग्लास की 5 to 10 के बीच होती है, अब्रक की होती है 4 to 6, पानी या डिस्टिल वाटर की 80-81 लेते हैं, रबर की 7 होती है, ऑक्सीजन की 1.0053 होती है, और धातुएं मेटल के लिए इनफिनाइट होती है। इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, उसके अंदर हम कूलम्ब बल का, कूलम्ब फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, सदिश निरूपण करने वाले हैं। तो चलिए अपन सदिश निरूपण करते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं कूलम्ब बल का सदिश निरूपण।
कूलाम बल के सदिश निरूपण के अंदर हम एक फिगर ले लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस है, जिसके अंदर 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 पड़े हैं। यही हम ऊपर लिखा है, लेट अस कंसीडर वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस। माना हमारे पास दो चार्ज Q1 Q2 है और ये दोनों का स्थिति सदिश यहाँ O से R1 और R2 है, पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 है। तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो 1 से 2 की R12 और इधर से 2 से 1 की तरफ R21, इन दोनों की देखो दूरी तो बराबर ही होती है, डिस्टेंस बराबर ही होती है, इसलिए R12 या 21 बराबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। और Q1 पर 2 की वजह से लगने वाला फोर्स F12 1 पर लग रहा है, 2 की वजह से है 1 2, और यहाँ Q2 पर लग रहा है 1 की वजह, तो F21 वेक्टर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम लिखेंगे। हम कहते हैं Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, फोर्स एक्ट ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो 1 पर 2 की वजह से, तो 1 पर 2 की वजह से, तो F12 लिखेंगे। वापस बोल रहा हूँ, सुनिएगा, F मतलब Q1 पर 1 पर 2 की वजह से, तो 1 2 लिखा है। यहाँ है 2 पर 1 की वजह से, 2 पर 1 की वजह से 2 1 लिखा है, यानी है K Q1 Q2 अपॉन R12, और यहाँ R12 का कैप होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 1 और 2 1 का कैप होगा। समझ गए दोनों? कूलाम का जो नियम पढ़ा था वहां पे ये फॉर्मूला था। अब हम देखेंगे कि R12 और 2 1 दोनों क्या बराबर है, क्योंकि दूरी तो दोनों की क्या बराबर है, लेकिन दोनों के ऊपर कैप आने पर सदिश आ जाता है, और जब सदिश आता है तो डायरेक्शन प्रेजेंट होगी, डायरेक्शन प्रेजेंट होगी तो फिजिक्स में नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है या विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो एक आ गया माइनस में। हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर R12 की जगह 2 1 लिखना चाहते हैं, तो यहाँ 2 1 आ गया, 1 2 की जगह आ गया 2 1, यहाँ 1 2 की जगह क्या आएगा 2 1, लेकिन कैप की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, माइनस बाहर आ गया। और ये वाला फॉर्मूला देखो क्या इक्वेशन सेकंड को फॉलो कर रहा है, एकदम ऐसा है, इसलिए इसकी जगह F21 लिख दिया, माइनस का माइनस। तो हमने क्या पाया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कि F वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू माइनस F वेक्टर 2 1। तो ऑपोजिट जब फोर्स लगते तो एक दूसरे के इक्वल भी होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। या नेगेटिव सिंबल क्या प्रेजेंट करता है, विपरीत दिशा को, नेगेटिव डायरेक्शन को प्रेजेंट करेगा। और वहीं पे हम यहाँ पे और क्या क्या चीज पता कर पा रहे हैं, तो पहला क्या पता कर पाए कि ये एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालन कर रहा है। अतः कूलाम बल गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करेगा। हेंस वी कैन से दैट द Coulomb's force obey the Newton's थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन। और जो एक और नई बात पता चलती है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो उससे हम इन दोनों का रेशियो क्या मिला, 1 मिल रहा है। इसका मतलब दो आवेशों द्वारा एक दूसरे पर डाले गए लंबों का अनुपात, जो बलों का जो अनुपात एक दूसरे पर लंब डालने पर बलों का अनुपात होगा, वो 1:1 होगा। हमेशा याद रखें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, आंसर 1:1 ही होगा। वी कैन से दैट कि कोई भी चार्ज एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो तो उनका रेशियो ऑलवेज 1:1 होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक बचा हुआ है कूलाम बल की विशेषताएं, वो पढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में कूलाम बल की। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक निष्कर्ष है, सार है। तो क्या क्या है? पहला, कूलाम बल केवल स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। सिर्फ पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और रेस्ट में होने चाहिए। दूसरी बात, इसकी रेंज 10⁻15 मीटर तक ही होती है, इससे ज़्यादा तक नहीं होती है। बोलते हैं कहीं पे कुछ किलोमीटर, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। वहाँ पे लिखा हुआ है रेंज ऑफ कूलाम फोर्स 10⁻5 मीटर। और कूलाम बल आकर्षण और प्रतिकर्ष दोनों प्रकृति का होता है, अट्रैक्शन रिपल्सिव दोनों का होता है। और कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है, इट्स ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलाम बल गति के तीसरे नियम एक्शन रिएक्शन नियम को भी ऑबे करता है, पालन करता है। इसमें आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर डाले गए बलों का अनुपात 1:1 होता है। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर इज 1:1। कूलाम बल एक केंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होता है? जो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, और उसकी क्रिया रेखा, उसकी एक्शन लाइन जो होती है वो एक फिक्स पॉइंट से गुजरती है। ये दो ही है, गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल है। नाभिकीय बल सबसे प्रबल है और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर है। इंग्लिश मीडियम वाले ऐड कर लेना। न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी पावरफुल
एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी लो है, उसकी कमजोर है, बहुत वीक है। और हमने अभी तक 4 मूल बलों के बारे में बात की है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और है दुर्बल बल। उन सब का रेशियो देखें तो यहाँ Fg का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स इंग्लिश मीडियम वाले उधर लिख देना, ग्रेविटेशनल फोर्स है 1 रेशियो में। Fe का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36। Fn का मतलब है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स 10⁻39 और Fw है वीक फोर्स, दुर्बल बल, जिसका 10⁻25। इस तरह से हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, और कुछ भी क्वारीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखते रहो आपकी क्वारीज के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।